गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में काफी बड़ी बड़ी खबरें डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और इंडियन पॉलिटिक्स से सामने आई है, तो उसमें से टॉप 10 खबर के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। हमारी पहली खबर एग्जिट पोल के नतीजे को लेकर सामने आई है। जैसा कि हम जानते हैं कि कल एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए और उसमें भारत के सभी टॉप मीडिया चैनलों ने बीजेपी को 300 प्लस सीट आने का दावा किया है। वहीं एनडीए के साथ 350 प्लस सीट होने का अनुमान है। वहीं कुछ चैनलों में तो 400 सीट भी एनडीए टच करते हुए दिखाई दी है। इस एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद से सोशल मीडिया पर आरोप और प्रत्यारोप स्टार्ट हो चुके हैं। कोई अभी से ही ईवीएम का रोना स्टार्ट कर चुका है, तो कुछ लोग इसे ठीक नहीं बता रहे और दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में आएगी। इसके अलावा कुछ लोग तो बरनोल लेना भी स्टार्ट कर चुके हैं जर्मनी के 1-2 लोगों के लिए। ये सभी बातें इस समय सोशल मीडिया पर चल रही है, जो मैंने आपको बताई है। हालांकि फाइनल रिजल्ट तो 4 जून को ही सामने आएगा, लेकिन विपक्ष जिस तरह से सोशल मीडिया पर बौखलाया हुआ है, उससे तो लगता है कि 4 जून को भी कुछ नहीं बदलने वाला और ऐसा ही कुछ रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर बताइएगा कि क्या बीजेपी वाकई में 370 प्लस सीट ला पाएगी या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर साउथ चाइना सी से सामने आ रही है, जहां पर फिलीपींस की तरफ से चीन को चेतावनी दी गई है। दरअसल फिलीपींस को लगातार चीन धमकाने की कोशिश कर रहा है, यहां तक कि उसकी सीमा के बेहद करीब युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। कभी उसके फाइटर जेट तो कभी उसकी मिसाइल उसके पास से गुजरती है। वहीं पर 1 महीने पहले तो चीन की नेवी ने फिलीपींस की नेवी पर वाटर कैनन से हमला भी किया था और ये पिछले 6-7 महीने में हुआ दूसरा अटैक था, जिस कारण से दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं इस समय चीन न सिर्फ फिलीपींस और ताइवान में इस तरह की हरकत कर रहा है, बल्कि भारत की सीमा पर भी इसी तरह की हरकत कर रहा है। हमने कल की वीडियो में ही आपको बताया था कि किस तरह से सिक्किम से मात्र 150 किलोमीटर दूर अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 को चीन ने तैनात किया है। चीन ये सोच रहा है कि वह जो हरकत ताइवान और फिलीपींस के साथ करता है, वही हरकत भारत के साथ भी करेगा और भारत उससे डर जाएगा। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट। भारत ऑलरेडी उस एरिया में अपने राफेल फाइटर जेट और MiG-29 को डिप्लॉय किया हुआ है और किसी भी तरह के एस्केलेशन के लिए अब भारत और भी हथियारों को सिक्किम के बॉर्डर के पास तैनात कर रहा है, जिससे चीन की किसी भी हरकत से पहले ही निपटा जा सके। भारत में चीन की दाल नहीं गली तो वह फिलीपींस और ताइवान जैसे छोटे देश को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है, जिसके जवाब में फिलीपींस के प्रेसिडेंट की तरफ से खुली चुनौती चीन को दी गई है। बहरहाल बढ़ते हमारी तीसरी खबर की तरफ, जो कि फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय नेवी इस समय राफेल फाइटर जेट को अपनी नेवी के लिए खरीदने जा रही है, लेकिन इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल 2016 में जब भारत ने राफेल फाइटर जेट की डील अपनी एयरफोर्स के लिए साइन की थी, तो उस समय इसकी कुल लागत 26,000 करोड़ रुपए थी, जिसमें लॉजिस्टिक और मिसाइल वगैरह भी इंक्लूडेड था। लेकिन अब जब इंडियन नेवी राफेल फाइटर जेट को ही खरीदने जा रही है, तो कई मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि इसकी कीमत एयरफोर्स को मिले राफेल से 2 गुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। जहां भारत को 36 राफेल 26,000 करोड़ रुपए पड़े थे एयरफोर्स के लिए, वह भी हथियारों के साथ, तो वहीं राफेल एम मात्र 26 फाइटर जेट हमें 40,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ रुपए तक पड़ने वाले हैं। राफेल फाइटर जेट की डिमांड तब से ही बढ़ी है जब से भारत ने अपनी एयरफोर्स के लिए राफेल को खरीदा है। ऐसे में दुनिया के काफी सारे देश फ्रांस के साथ ये डील साइन कर चुके हैं, जिस कारण इसकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है और प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में अब हमें 26 राफेल फाइटर जेट के लिए 2 गुनी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब क्या भारत को राफेल एम के साथ जाना चाहिए या फिर सेम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला FA-18 के साथ जाना चाहिए, जो कि राफेल एम से काफी सस्ता है? दोनों में से कौन सा जेट भारत को चुनना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी चौथी खबर की तरफ। ये खबर एम का फाइटर जेट को लेकर आ रही है, जिसकी अपडेट HAL के चेयरमैन ने सभी के साथ साझा की है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष ने कहा है कि एम का फाइटर जेट की स्टेल्थ शेपिंग को फाइनलाइज कर लिया गया है। वहीं इसकी डिजाइन अब काफी ज्यादा मैच्योर लेवल पर पहुंच चुका है। साथ ही इंटरनल सिस्टम लेआउट को भी कंप्लीट कर लिया गया है, जो कि भारत के एम का प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। जल्द ही अब इसके प्रोटोटाइप पर काम शुरू कर दिया जाएगा और हमें अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट, जो कि स्टेल्थ फीचर से और कई अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा, वह हमें देखने को मिलेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी 5वीं खबर यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम का 35 वर्ष से ज्यादा लंबे कैरियर का अंत हुआ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव से उनका रिटायरमेंट हो चुका है। हालांकि अभी तक भारत की ओर से
कोई नई नियुक्ति उन्हें नहीं दी गई है। लेकिन जाते जाते भी यूएन में उन्होंने एक धमाकेदार बयान दिया जिसमें भारत की परमानेंट सीट और वीटो को लेकर भारत का स्टांस रखा और कहा कि अब भारत की इस मुहिम में काफी सारे देश जुड़ चुके हैं और ये जमाना मल्टीलैटरलिज्म का है, न कि सारी पावर को दुनिया के 5 देशों के पास हो। और अगर समय के साथ यूएन में बदलाव नहीं होता तो यूएन अपने प्रभाव को खोता चला जाएगा, जैसा कि हमने हाल फिलहाल में देखा भी है, क्योंकि हर मोर्चे पर यूनाइटेड नेशन फेल साबित हुआ है। यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर रुचिरा काम्बोज मैम ने पिछले 2-3 सालों में काफी काम किया। यूएन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हाल ही में जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ से ये माना गया था कि करगिल युद्ध में उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी और पाकिस्तान ने ही भारत का भरोसा तोड़ा था। वहीं पर अब एक और बड़ी बात पाकिस्तान की तरफ से एडमिट किया गया है और ये पीओके को लेकर है। दरअसल हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, वहीं हम इसको हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे। वहीं इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने हाई कोर्ट में ये माना है कि पीओके उनके देश का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति के सामने कहा है कि पीओके विदेशी जमीन है और इस चीज को पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट में भी पब्लिश किया गया है। हालांकि अटॉर्नी जनरल के बयान के बाद पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जज ने ये कहा है कि जब ये जमीन विदेशी है तो इसमें पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस और फोर्स कैसे पहुंच गई। दरअसल पाकिस्तान में चल रही एक दलील के दौरान उन्हीं के अटॉर्नी जनरल का बयान दुनिया भर में वायरल हो गया। वहीं पर भारत का स्टांस पीओके को लेकर बहुत क्लियर है। भारत की संसद में ही भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये कहा था कि भारत पीओके के लिए जान भी दे देगा, यानी कि पीओके को भारत वापस अपने देश में शामिल करके ही रहेगा। अब ये कैसे करता है ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। वैसे आपके हिसाब से अगर थर्ड टर्म पीएम मोदी को मिलता है तो क्या उसमें पीओके को लेकर भारत सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है या फिर भारत ऐसा नहीं करेगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि नेपाल से सामने आ रही है। दरअसल नेपाल में चीन के राजदूत चैंग सोंग की वहां के एक पत्रकार से बहस हो गई। दरअसल नेपाल के टकसाल मैगजीन में काम करने वाले एक पत्रकार गजेंद्र ने 27 मई को दावा किया कि चीन ने पोखरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए 5% की ब्याज पर लोन दिया, जबकि डॉक्यूमेंट में सिर्फ 2% मेंशन किया गया है। इस बात पर चीन के राजदूत का पारा बढ़ गया और उन्होंने सोशल मीडिया पर ही लिखकर पत्रकार को जवाब दिया कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट का प्रूफ है तो उसे सेंड करो, नहीं तो हमसे माफी मांगो। जिसके जवाब में रिपोर्टर ने कहा कि मैं इसे अपनी मैगजीन में पब्लिश करूंगा जिससे पूरी दुनिया ये देखेगी। दरअसल 2013 में पोखरा एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट चीनी कंपनी के हाथ में गया, जिसमें शुरुआत में 26 करोड़ 40 लाख का खर्च आएगा ये चाइना ने बताया, लेकिन बाद में चाइना ने इसे बढ़ाकर 30 करोड़ 50 लाख कर दिया। नेपाल ने जब आपत्ति जताई तो चीन ने इसे घटाकर 22 करोड़ 30 लाख कर दिया, लेकिन इसके बाद नेपाल ने चीन के एक्सिम बैंक से 21 करोड़ 60 लाख का लोन लिया। इसमें 25% रियायती दर पर, वहीं 75% 2% की ब्याज दर पर दिया। इसी 2% को 5% होने का दावा नेपाली रिपोर्टर ने किया है, जिसको चीन के एम्बेसडर ने गलत बताया है और यहीं से ये पूरी बहस स्टार्ट हुई। वहीं पोखरा एयरपोर्ट की बात करें तो ये 2023 में बनकर तैयार हुआ। हालांकि उद्घाटन के 2 हफ्ते बाद ही एक प्लेन दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें 68 लोगों की जान चली गई। इसके बाद से इस एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा सवाल उठे और इसके लिए बकायदा नेपाल की तरफ से भारत के एयर स्पेस की भी परमिशन मांगी गई थी, लेकिन भारत ने उसे नहीं दी, जिसके बाद से यह एयरपोर्ट वीरान पड़ा हुआ है, जहां पर फ्लाइट नहीं आती, जिस कारण से ये वित्तीय संकट से जूझ रहा है। यानी कि पाकिस्तान, श्रीलंका और बाकी देशों की तरह नेपाल को भी चीन ने चूना लगा दिया है। फिलहाल बढ़ते हमारी नेक्स्ट खबर की तरफ और ये खबर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर सामने आई है। दरअसल रक्षा मंत्रालय भारत से बनकर एक्सपोर्ट होने वाले हथियारों की निगरानी बढ़ा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री ने हथियार बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों को चेतावनी जारी कर कहा है कि वह इस बात पर कड़ी निगरानी रखे कि उनके हथियार कहां पहुंच रहे हैं। दरअसल ऐसा करने की नौबत उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आई जिनमें दावा किया गया था कि भारत के हथियार गलत हाथों तक पहुंच रहे हैं। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल की शुरुआत में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत में बने 155 mm आर्टिलरी सेल्स का इस्तेमाल यूक्रेन में हो रहा है, जबकि भारत की तरफ से साफ कहा गया कि यूक्रेन को भारत की तरफ से कोई भी हथियार नहीं भेजे गए। यही कारण है कि रक्षा मंत्रालय ने ये नोटिस जारी किया और निगरानी बढ़ाई है। रक्षा मंत्रालय ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को कहा है
है कि वो एंड यूजर सर्टिफिकेशन यानी EUC नियमों का सख्ती से पालन करे। इसके जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए गए हथियार आखिर में कहां पहुंचे हैं। यह सर्टिफिकेट जारी करने का मकसद हथियारों को और आगे एक्सपोर्ट किए जाने से रोकना होता है। फिलहाल भारतीय कंपनी के यूक्रेन, तुर्की, चीन और पाकिस्तान को हथियार बेचने पर प्रतिबंध है। वैसे हाल ही में तो ये भी रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत के हथियार इजराइल में भी भारी मात्रा में जा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या भारत को इजराइल को हथियार देना चाहिए या फिर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि अमेरिका और भारत की डिफेंस डील को लेकर है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने शांग्री-ला डायलॉग के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते के ऊपर बयान देते हुए ये खुलासा किया है कि भारत और अमेरिका साथ में मिलकर आर्मर्ड व्हीकल बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की ओर से इसका अप्रूवल मिल चुका है और साथ में मिलकर दोनों देश अब आर्मर्ड व्हीकल तैयार करेंगे। अगर ये नई बख्तरबंद गाड़ियां सैनिकों को मिलती है तो भारतीय सैनिक चीनी सीमा LAC पर बेहतर तरीके से निगरानी कर पाएंगे। इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि डिफेंस सेक्टर में भारत की रूस पर निर्भरता कम हो। हथियारों के लिए भारत सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं रहे। इस बार दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने खुफिया जानकारी और टेक्नोलॉजी को साझा कर राजनयिक संबंधों को मजबूती देने की बातें कही है। ये बख्तरबंद गाड़ी किसी ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके 2 दर्जन से ज्यादा वेरिएंट है जो किसी ऑपरेशन या सेना को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये वाहन किसी ऑपरेशन के दौरान घायलों की सहायता और चिकित्सा के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वहीं हाल ही में इस गाड़ी पर एक 30 mm की तोप जोड़ी गई है। कम दूरी पर उड़ रहे दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए भी इस हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह की गाड़ियां यूक्रेन के सैनिकों के लिए भी अमेरिका ने भेजी थी, जिनको भेद पाना आम रॉकेट लॉन्चर के बस की बात नहीं है। इसीलिए भारत के लिए LAC पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा ले, क्योंकि हम डेली आपके लिए डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेकर आते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।